डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम मनु का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 विषय का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मनु के मंत्रिमंडल संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मंत्रिपरिषद। मनु के अनुसार राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिपरिषद अनिवार्य है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा की जो शक्ति होती है, अर्थात जो शासन की शक्ति होती है, वह राजा की निजी शक्ति न होकर वह संस्थागत शक्ति होती है, जिसका प्रयोग वह अपने मंत्रियों के माध्यम से करता है और मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। तो राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिमंडल को मनु ने अनिवार्य माना है। मंत्रिपरिषद के सहयोग से ही राजा धर्म व दंड का उचित प्रयोग कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रथम व्याख्यान में, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि धर्म और दंड जो है राज्य की संप्रभुता के आधार हैं। तो इनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के सहयोग से उचित रूप से कर सकता है। मनु ने शासकीय शक्ति को अकेले राजा द्वारा प्रयुक्त किए जाने को अनुचित एवं अव्यवहारिक माना है। वह शासकीय शक्ति के संस्थागत प्रयोग को उपयुक्त मानता है। जो शासन की शक्ति होती है वह राजा द्वारा अकेले ही प्रयुक्त की जानी अनुचित एवं अव्यवहारिक है। वह चूंकि संस्थागत शक्ति होती है तो उसका प्रयोग संस्थागत रूप से ही मनु ने उपयुक्त माना है। राजा अपने उत्तरदायित्वों का अकेले निर्वाह नहीं कर सकता। मनु का कहना है कि राजा जो है अपने दायित्वों का, उत्तरदायित्वों का अकेले ही निर्वाह नहीं कर सकता। इसके लिए उसने मंत्रिपरिषद को आवश्यक माना है। मनु ने शासक को यह परामर्श दिया है कि राज्य कार्य के सुचारू निर्वाह हेतु उसे 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनके परामर्श और मंत्रणा से अपने कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखनी है कि मनु जो शासक को परामर्श देते हैं मंत्रिपरिषद में 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करने का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब है मंत्री पद हेतु योग्यताएं। मनु ने मंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं बताई है, उनको हम देख लेते हैं। मनु कहता है कि मंत्री को सर्वप्रथम उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए, कि जो उसका कुल है वो उच्च होना चाहिए। उच्च कुलीन व्यक्ति ही मंत्री बनने के योग्य माना है मनु ने। उसे शास्त्रों का ज्ञान, शूरवीरता, शस्त्र विद्या में निपुणता एवं योग्यता के अन्य समस्त परीक्षणों में सफल होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह बताई है मनु ने कि उसमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, से शूरवीर होना चाहिए और वह शस्त्र विद्या में निपुण हो और योग्यता के जितने भी परीक्षण हैं उसमें उसको सफल होना आवश्यक माना है। मंत्री को वंश परंपरा एवं चारित्रिक रूप से शुद्ध होना अनिवार्य माना है, कि जो मंत्री जो इसको मंत्री नियुक्त किया जाना है वह वंश परंपरा एवं चारित्रिक चरित्र की दृष्टि से वह शुद्ध होना चाहिए। उसे बुद्धिमान, स्थिरचित्त, अर्थात स्थिरचित्त का अर्थ है कि आपत्ति काल में न घबराने वाला और शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित के विपरीत आचरण करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसा हो, बुद्धिमान हो और उसका चित्त कैसा हो, स्थिर। वह आपत्ति काल में न तो घबराए और शत्रु के दबाव में राज्य के विपरीत आचरण भी वह नहीं करे। उसे आलस्य रहित, ज्ञानी और अपने कार्य के प्रति उत्साही भी होना आवश्यक है। मनु ने विशिष्ट मंत्रियों के लिए विशेष योग्यताओं का भी वर्णन किया है, कि विशिष्ट मंत्री, किसी विशेष कार्य के लिए जो मंत्री नियुक्त किए जाएं उनके लिए विशेष योग्यताएं बताई हैं। जैसे धन धान्य के संग्रह हेतु उन मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो शूरवीर, उत्साही, उच्च कुल में उत्पन्न,
शुद्ध चित्त अर्थात रिश्वत न लेने वाले हों। इस प्रकार विशिष्ट मंत्रियों की विशेष योग्यताएं भी मनु ने बताई हैं। मनु ने विद्वान एवं धर्मात्मा ब्राह्मण को मंत्री बनाने का समर्थन किया है, लेकिन उसने शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य माना है। तो यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ जो भेदभाव मनु ने किया है वह उसका कोई न तो तार्किक आधार है न कोई वैज्ञानिक आधार है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार कि मनु ने मंत्रियों के क्या दायित्व एवं अधिकार माने हैं। मनु के अनुसार मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार इस प्रकार हैं कि मंत्री को आलस्य रहित होकर नागरिकों द्वारा किए गए कार्यों को देखना चाहिए। कि मंत्री जो है जब नागरिकों के कार्यों का निरीक्षण करे, देखे, तो उसे आलस्य रहित होकर यह कार्य संपादित करना चाहिए। मंत्रियों को प्रजा एवं राज्य कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। मंत्रियों का एक अधिकारी दायित्व क्या बताया है कि मंत्रियों को प्रजा एवं राज्य कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण भी करना है। शासकीय कार्यों को संपन्न करते समय राजा को मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह, स्थान, समुदाय के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। संधि, विग्रह आदि के बारे में हम पढ़ेंगे आगे मनु के ही किसी अन्य टॉपिक में। शासकीय कार्यों को संपन्न करते समय राजा को मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह, स्थान, समुदाय के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। राजा के सामने किसी भी समय धर्म संकट उपस्थित होने पर उसे मंत्रियों की सम्मति से, यानी मंत्रियों के परामर्श से, उनकी सहमति से धर्म के मार्ग को निश्चित करना चाहिए। अगर कभी ऐसा वक्त आए कि राजा के सामने संकट उपस्थित हो जाए, धर्म संकट उपस्थित हो जाए, तो उसे मंत्रियों की सम्मति से धर्म के मार्ग को निश्चित करना चाहिए। दूसरे राष्ट्रों में जो राजा द्वारा दूतों की नियुक्ति की जाती है, गुप्तचर भेजे जाते हैं, ठीक है, और उनके कार्यों का निरीक्षण, इनमें मंत्रियों से अवश्य मंत्रणा उसको करनी चाहिए। जो दूतों की नियुक्ति, भेजे गए गुप्तचरों और दूतों के कार्यों के निरीक्षण इत्यादि के संबंध में मंत्रियों से मंत्रणा या सलाह करना राजा के लिए आवश्यक माना है। और मंत्रियों के लिए भी यह आवश्यक है कि वह इन विषयों पर राजा को या शासक को उचित परामर्श प्रदान करे। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली की। मंत्री परिषद किस प्रकार कार्य करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शासक द्वारा मंत्रियों से मंत्रणा किए जाने के संदर्भ में दो विधियों का विवेचन प्राप्त होता है कि जो शासक मंत्रियों से मंत्रणा करता है, सलाह लेता है, परामर्श लेता है, तो उसके संबंध में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दो विधियों का वर्णन किया गया है। एक तो है मंत्री परिषद के सदस्यों से अलग अलग गुप्त रूप से विचार विमर्श करना। दूसरा है संपूर्ण मंत्री परिषद, यानी मंत्री परिषद के सभी सदस्यों से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करना। तो दो तरीके बताए गए हैं, या तो राजा मंत्री परिषद के सदस्यों से अर्थात एक एक मंत्री से अलग अलग गुप्त रूप से विचार विमर्श करे, या फिर जो संपूर्ण मंत्री परिषद है उससे सामूहिक रूप से विचार विमर्श राजा कर सकता है। मनुस्मृति में परिस्थिति के अनुसार शासक को दोनों विधियों का प्रयोग करने का परामर्श दिया गया है। मनुस्मृति राजा को परामर्श देती है कि वह देश काल परिस्थिति के अनुसार दोनों विधियों में से किसी का भी वो प्रयोग कर सकता है। शासक को महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं पर, मनु ये कहता है कि जो महत्वपूर्ण और जटिल समस्याएं हैं उन पर शासक को मंत्रियों से पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा करनी चाहिए एवं सदस्यों से मंत्रणा करने के उपरांत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। मनु ने क्या परामर्श दिया है राजा को कि वह जो महत्वपूर्ण और जटिल समस्याएं हैं राज्य की, उन पर मंत्री परिषद के सदस्यों से अलग अलग एकांत में गुप्त मंत्रणा करे और बाद में वह अपने विवेक से निर्णय ले उस संबंध में। किंतु जो सामान्य शासकीय कार्य हैं, सामान्य रोजमर्रा के जो शासन के कार्य हैं, उनके संदर्भ में मनु सामूहिक रूप से की गई मंत्रणा को उपयोगी मानते हैं, यानी पूरी मंत्री परिषद के साथ जो मंत्रणा है उसको महत्व दिया है, उसको उपयोगी माना है मनु ने। आगे चलते हैं हम। मंत्रणा की गोपनीयता, जो मंत्रियों द्वारा राजा को सलाह या परामर्श दी जाती है उसके लिए मनु ने मंत्रणा शब्द का यहां पर प्रयोग किया है। तो मंत्रणा की गोपनीयता के विषय में मनु क्या कहते हैं, देखते हैं हम। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है
और इस संदर्भ में मनुस्मृति में मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थल, समय एवं आवश्यक परिस्थितियों का स्पष्ट विवेचन किया गया है। जो मंत्रणा की गोपनीयता है उस पर मनु विशेष रूप से बल देते हैं और जहां मंत्रणा के जो स्थल है, समय है और परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मनु ने विवेचन किया है मनुस्मृति के अंतर्गत। हम देखते हैं कि मंत्रणा के महत्व को स्पष्ट करते हुए मनु ने कहा है कि जिस राजा के, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आप ध्यान से सुनना, इसको देखना, जिस राजा के मंत्र को, यानी मंत्र यानी जो राजा को मंत्रियों ने जो सलाह दी है वह, जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते, वह राजा कोष से हीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। ये फायदा बताया है कि अगर किसी राजा के द्वारा जो मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जाती है, अगर उसे दूसरे लोग नहीं जान पाते तो वह राजा कोष से, उसके पास धन संपदा न होने पर भी वह संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है, ऐसा मनु का मानना है। मंत्र की गोपनीयता को राजा एवं राज्य के वैभव की दृष्टि से आवश्यक माना है मनु ने। जो मंत्र की गोपनीयता है राजा एवं राज्य के वैभव की दृष्टि से उसे आवश्यक माना गया है। अब मंत्रणा की गोपनीयता की दृष्टि से मंत्रणा के समय, मतलब किस समय मंत्रणा करनी चाहिए, को भी महत्वपूर्ण मनु ने माना है और कहा है कि मध्याह्न यानी दोपहर अथवा अर्धरात्रि में मानसिक खेद व अशांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों से मंत्रणा का कार्य करना चाहिए। मनु क्या कहते हैं कि मंत्रणा का जो उपयुक्त समय जो माना है वो तो होता है मध्याह्न या अर्धरात्रि, क्योंकि इस समय मानसिक शांति रहती है, किसी प्रकार का जो मानसिक तनाव उससे भी राजा और मंत्री मुक्त रहते हैं, तो उस समय मंत्रणा को उपयुक्त माना है मध्याह्न या अर्धरात्रि के समय में। यह समय सामान्य रूप से समस्त व्यक्तियों हेतु विश्राम का समय होता है, अतः इस समय मंत्रणा में व्यवधानों की उपस्थिति की आशंका कम से कम या न्यूनतम रहती है। तो एक वजह है जो मध्याह्न और अर्धरात्रि के समय को मनु ने उपयुक्त माना है मंत्रणा का, क्योंकि इस समय सब लोग आराम करते हैं और इस समय मंत्रणा के दौरान किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार के व्यवधान के आने की संभावना न्यूनतम रहती है। अब बात करते हैं मंत्रणा के स्थल की। मनु के अनुसार निर्जन वन, मतलब जहां कोई आदमी ना हो, निर्जन हो, वन हो, पहाड़ हो या एकांत प्रासाद, प्रासाद यानी महल, जहां एकांत हो, तो ऐसे स्थल को मंत्रणा के लिए मनु ने उपयुक्त माना है। निर्जन वन, पहाड़ एवं एकांत प्रासाद। मंत्रणा के लिए आवश्यक परिस्थितियों का विवेचन करते हुए मनु ने कहा है कि मंत्रणा स्थल से, जो मंत्रणा स्थल है वहां के बारे में मनु कहता है कि वहां पर बुद्धिहीन, मूक जो बोल नहीं सकते, बधिर जो सुन नहीं सकते, तिर्यक योनि से उत्पन्न पक्षी, तिर्यक योनि से उत्पन्न पक्षी जैसे तोता, मैना, ये इस तरह के पक्षी होते हैं जो मानव की नकल कर सकते हैं। मंत्रणा के दौरान जो बात कही जाती है उसको ये ध्यान करके कहीं इसका भेद अन्यत्र भी कर सकते हैं। तो तिर्यक योनि के पक्षी, तोता, मैना आदि। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, रोगी, स्त्री, म्लेच्छ, व्यंग अर्थात जिसमें कोई शरीर में किसी अंग की कमी होती है, हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, आंख नहीं हो इत्यादि, सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है, अस्थिर होती है और ये अपमानित होने पर मंत्र का भेदन कर सकते हैं, इसकी गोपनीयता को खत्म कर सकते हैं। तो ये मनु ने एक आवश्यक चीजें मानी है मंत्रणा की गोपनीयता के हिसाब से कि कौन सा स्थल होना चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए और वहां पर किन किन को होना चाहिए और किन को नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मनुस्मृति में वर्णित शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद की व्यावहारिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका को मनु ने स्वीकार किया है कि चूंकि शासन की शक्ति संस्थागत है और उसका प्रयोग मंत्रियों के सहयोग से ही संभव है, तो इसलिए मनु ने मंत्री परिषद की व्यवहारिक और प्रभावपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में मनु का दृष्टिकोण व्यवहारिक है। मनु व्यवहारिक रूप से सोचते हैं। मंत्रियों को शासन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते समय मनु ने उन्हें पद पर नियुक्त किए जाने से पूर्व उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता के समुचित परीक्षण को अनिवार्य माना है। राजा को कहा है उसने कि जो मंत्री के पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है उसकी योग्यता और उपयुक्तता, कि वो उपयुक्त है या नहीं या योग्य है या नहीं, इस बात का समुचित परीक्षण कर लेना चाहिए। इस प्रकार यह मनु के मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के संबंध में विचार हैं। यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।
हमें जैसा कि हर वीडियो के अंत में आपको बताता हूं कि इस वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित जो पीडीएफ फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके इसको अध्ययन कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकला सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।